हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज आपकी क्लास हिंदी पेडागोजी की तीसरी क्लास हो रही है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे क्योंकि हिंदी पेडागोजी भी अच्छे हैं। अगर आपको सही से कुछ बच्चे गलतियां कर जाते हैं जिसमें आपके नंबर कम हो जाते हैं, तो हिंदी पेडागोजी 15 नंबर की आती है। 15 का आपका पैसेज वगैरह आता है, 15 का पेडागोजी आती है। इस चीज़ का आपको ध्यान में रख कर चलना है सीटेट के लिए। देखिए, पहले प्रश्न में बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्रिएशन के नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस का वर्णन करता है। नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस का वर्णन करता है। भाषा के अंश अनुमान लगाने योग्य क्रम में आयोजित किए जाते हैं। यह अध्यापकों को प्राकृतिक ध्वनि संगत मौखिक भाषा का उपयोग कराने, ये तो नहीं है। पठन सामग्री प्रमाणिक होनी चाहिए, ये भी नहीं है। शिक्षण के दौरान प्रत्येक शिक्षार्थी की अधिगम शैली को ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम बात कर लें, हमारा जो मुद्दा है वह क्या पूछा है इसमें, नेचुरल हाइपोथेसिस का वर्णन करता है। तो भाषा के अंश अनुमान लगाने योग्य क्रम में आयोजित किया जाता है। ये आंसर आपका बिल्कुल सटीक है ये, क्योंकि नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस प्राकृतिक क्रम परिकल्पना में सभी शिक्षार्थियों किसी भाषा की व्याकरणिक संरचनाओं को लगभग स्वाभाविक व तर्क संगत में नापता है। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा। भाषा सामग्रियों के शिक्षण के प्रस्तुतिकरण के लिए कार्यविधि योजना को क्या कहा जाता है। उपागम, विधि, शिक्षण शास्त्र या तकनीक। भाषा सामग्रियों को शिक्षण के प्रस्तुतिकरण के लिए कार्यविधि योजना को क्या कहा जाता है। उपागम, शिक्षण कार्यविधि। अगर शिक्षण की कार्यविधि है हमारी तो शिक्षण शास्त्र सी ऑप्शन बिल्कुल सटीक है, क्योंकि भाषा सामग्री के शिक्षण को प्रस्तुति के लिए कार्यविधि योजना में शिक्षण शास्त्र कहा जाता है। कार्यविधि में शिक्षण शास्त्र कहा जाता है क्योंकि शिक्षण शास्त्र सामग्री का शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियों में कार्य होता है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, व्याकरण अनुवाद विधि को किस रूप में जाना जाता है। शास्त्रीय विधि, शास्त्रीय उपागम, रचनात्मक विधि, आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र विधि। व्याकरण अनुवाद विधि को बात करें हम, किस विधि में जाना जाता है। व्याकरण अनुवाद, अगर व्याकरण अनुवाद है तो आपका शास्त्रीय विधि या शास्त्रीय उपागम नहीं हो पाएगा, तो आपका ए ऑप्शन सही हो, शास्त्रीय विधि। व्याकरण अनुवाद विधि को शास्त्रीय विधि के रूप में जाना जाता है। व्याकरण का अनुवाद विधि में शिक्षण का क्रम, शब्द, वाक्य या संज्ञा या सर्वनाम या विश्लेषण कारक, इस प्रकार से ये किया जाता है। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, किस विधि में मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता। प्रत्यंत विधि में, ग्रहणशील विधि में, गतिविधि आधारित अधिगम विधि में या अनुवाद विधि में मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता। अगर हम चौथे प्रश्न की बात कर ले, नहीं किया जाता ग्रहणशील विधि या गतिविधिशील आधारित, तो हमारे प्रत्यक्ष विधि में नहीं किया जाता। ये ऑप्शन बिल्कुल सटीक है, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता। प्रत्यक्ष विधि का अंतर्गत लक्ष्य भाषा सीखने के लिए मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस विधि में शिक्षार्थी लक्ष्य भाषा के सीधे संपर्क में आते हैं। यह भाषा शिक्षण की व्यावहारिक विधि है। नेक्स्ट प्रश्न, बारीकी से पठन का उदाहरण कौन सा है। बारीकी से पठन का उदाहरण कौन सा है। पुस्तक के किस अध्याय में मुख्य विचार को जानने के लिए का पठन, या किसी फिल्म का सारांश लिखना, किसी विज्ञान परक लेख का सारांश लिखना,
अपने सेल फोन में अपने प्रिय मित्र का फ़ोन नंबर देखना। पुस्तक के अध्ययन और मुख्य विचार को जानने के लिए पठन। अगर हम 5वें प्रश्न की बात करें तो अपने सेल फोन में अपने प्रिय मित्र का फ़ोन नंबर लिखना बारीकी से, तो मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल सटीक है, क्योंकि अपने सेल फोन में मित्र का नंबर ढूंढने के लिए बारीकी से देखना पड़ेगा, तभी जाकर नंबर मिलेगा। क्योंकि हो सकता है कि एक ही नाम से दो लोगों के नंबर हो, ये एक ही नंबर के अंक के आसपास कई नंबर हो सकते हैं। ये प्रश्न आपका सटीक है इसमें। छठा प्रश्न, बच्चे किसी भी भाषा में सुनते हैं और उनकी भाषा शब्द संपदा को प्रभावित करता है। यह किस सिद्धांत पर आधारित है? बच्चे वही सीखते हैं जो वह सबसे अधिक सुनते हैं, या बच्चे अपने रुचि सुनकर सिखाते हैं। बच्चे निष्क्रिय गतिविधियों की अपेक्षा अंतःक्रियात्मक गतिविधि के माध्यम से अधिक सीखते हैं। या बच्चे अर्थपूर्ण संदर्भ में अच्छी तरह से सीखते हैं। अगर हम छठे प्रश्न बात कर लें तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सटीक है, क्योंकि संप्रेषणात्मक उपागम के अंतर्गत सावधानपूर्वक चयनित और नहीं, ये नहीं आपका। बच्चे वही सीखते हैं जो, ये नहीं आपका बच्चे कहा है। बच्चे, एक बार प्रश्न रिपीट कर लो दोबारा। बच्चे किसी भी भाषा में जो भी सुनते हैं वही उनकी शब्द संपदा को प्रभावित कर सकता है। ये किसका सिद्धांत पर आधारित है? तो बच्चे वही सीखते हैं जो वह सबसे अधिक सुनते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सटीक है, क्योंकि बच्चा जो शब्द सबसे ज़्यादा सुनता है वही सबसे ज़्यादा बोलता है। जैसे जन्म के बाद शिशु का मस्तिष्क तेजी से विकसित होता है और उसका शारीरिक, मानसिक, और वो जैसे हमारे आसपास की भाषा बोलते, हम बोलते, वैसे बच्चा बोलता है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन से उपागम के अंतर्गत सावधानपूर्वक चयनित और स्तरवार सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है? कौशल आधारित उपागम, रचनावादी उपागम, संरचनावादी उपागम, या संप्रेषणात्मक उपागम? कौन से उपागम के अंतर्गत सावधानपूर्वक चयनित और स्तरवार सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपका डी ऑप्शन सटीक है, संप्रेषणात्मक उपागम। क्योंकि संप्रेषणात्मक उपागम के अंतर्गत सावधानपूर्वक चयनित और स्तरवार सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है। भाषा शिक्षण का संप्रेषण उपागम संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है। नेक्स्ट प्रश्न, आकलन के उपकरण की समरूपता का स्तर, और जब इस आकलन का उपकरण उन्हीं व्यक्तियों या उसी समूह के साथ पुनः इस्तेमाल किया जाए और उसे प्राप्त परिणामों का स्तर, इसे क्या कहा जाएगा? विश्वसनीयता, अंतर्वेद्यता, या सटीकता? आकलन के स्तर की समरूपता का स्तर, और जब इस आकलन उपकरण का उन्हीं व्यक्तियों का उसी समूह के साथ पुनः इस्तेमाल किया जाए और उसे प्राप्त परिणामों का स्तर क्या कहा जाएगा? तो हमारा विश्वसनीयता। ये ऑप्शन बिल्कुल सटीक है, क्योंकि आकलन के उत्तर की समरूपता का स्तर, और जब भी आकलन उपकरण होता है उसे ही हम क्या, विश्वसनीय या सांख्यिकी का आकलन कहा जाता है, विश्वसनीय या सांख्यिकी का विस्तार कहा जाता है। नेक्स्ट, उपचारात्मक अध्ययन क्या है? सूक्ष्म शिक्षण के बाद दिया जाता है उपचारात्मक, या उपचारात्मक अध्ययन परीक्षा में अधिक अंक लाने के बाद दिया जाता है? नहीं। प्रतियोगी परीक्षा में बाद दिया जाता? नहीं। निदानात्मक परीक्षा के बाद दिया जाता है। डी ऑप्शन सही है, क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक परीक्षा के बाद दिया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण एक प्रकार का शिक्षण है, अनुदेशात्मक कार्य होता है, जिसे किसी एक विद्यार्थी या विद्यार्थियों के समूह को किसी विशेष विशेषण या प्रकार विशेषण के संबंध किया जाता है।
नेक्स्ट, अध्यापिका ने कक्षा 5 को 5-5 समूह में बांटा और किसी एक रिपोर्ट की प्रतिलिपि आदि और कहा कि इसे पढ़कर टिप्पणी लिखें व उसका सचिव सार लिखें। वह किससे संबोधित करने का प्रयास कर रही है? किसे करने का संपर्क कर रही है? बुनियादी अंतर्व्यक्ति संप्रेषणात्मक कौशल BICC, ए ऑप्शन ही इसका सटीक है, क्योंकि आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाले संक्षिप्त नाम का BICC मौखिक संचार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामाजिक संप्रेषित भाषा का वर्णन करता है। नेक्स्ट, त्रुटियां किसके लिए अधिगम के क्षेत्र एवं प्रतिपुष्टि है? विद्यार्थियों के लिए, अध्यापकों के लिए, केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों? अगर हम इसकी बात कर लें तो क्या है, विद्यार्थी। त्रुटियां किसके लिए अधिगम के क्षेत्र में अगर त्रुटियां कौन करेगा? बच्चे तो करेंगे, तो विद्यार्थियों के लिए ए ऑप्शन ही तो सटीक है, क्योंकि त्रुटियां शिक्षार्थी के लिए ही अधिगम के क्षेत्र और प्रतिपुष्टि का ही रूप काम करती है। जब शिक्षार्थी किसी विषय में विशेषज्ञ प्राप्त नहीं कर पाता तो वह त्रुटियां करने के लिए कमजोर है। नेक्स्ट, वे गतिविधियां जिनमें चलना, उछलना, तरह तरह की शारीरिक क्रिया करना शामिल है क्या कहलाती हैं? चलना, फिरना, उछलना, मौखिक संप्रेषण, शारीरिक गतिविधियां, श्रावण गतिविधियां, मस्तिष्क को एकाग्र करना, मैंड्यूरफुलनेस। अगर हम 12वें प्रश्न की बात करें तो शारीरिक गतिविधियां, क्योंकि चलना फिरना क्या है, शारीरिक गतिविधि तो आती है, जिनमें चलना, उछलना, तरह तरह की शारीरिक क्रिया करना, दौड़ना, खाना पीना, क्या हमारे सब शारीरिक गतिविधियां हैं। शारीरिक गतिविधियां कम से कम मध्यम गति तीव्रता होनी चाहिए। प्रत्येक सप्ताह में 3 दिन शारीरिक गतिविधियों का सशक्त तीव्रता वाली शारीरिक गतिविधियों का मांसपेशियों का हड्डियों का मजबूत होना चाहिए। कक्षा 4 की एक शिक्षार्थी एक पठन सामग्री पढ़ लेती है और उस पर आधारित कार्य भी कर लेती है। ये सब अपनी माँ की मदद से कर पाती है। बाई लेव वाइगोस्की के अनुसार उसकी माँ उसके कार्य में क्या कर रही है? सहारा दे रही है, कोचिंग दे रही है, ट्यूटरिंग कर रही है, ट्यूटरिंग रही है या प्रशिक्षण दे रही है? तो क्या है, पठन सामग्री पढ़ लेती है और आधारित कार्य भी कर लेती है, और जब वह अपनी माँ की मदद कर पाती है तो वाइगोस्की के अनुसार क्या है, तो उसकी माँ उसको सहारा दे रही है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि वाइगोस्की के अनुसार उसकी माँ उसको सहारा दे रही है क्योंकि वह शिक्षक का काम कर ले रही है और उसे संबंधी करने में भी सक्षम है। किसी एक बच्चे की भाषा दक्षता कैसे विकसित की जा सकती है? नियमित रूप से श्रुतलेख देखकर, कार्य आधारित गतिविधियों में संलग्न करके, शब्द सामदा का समर्थन करके या व्याकरण के नियम कंटेस्ट करवाकर। तो है कार्य आधारित गतिविधियों में संलग्न करके, तो मतलब आपका ही बी आंसर सटीक है, क्योंकि कार्य आधारित गतिविधियों में संलग्न करके किसी बच्चे की भाषा दक्षता विकसित की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवभाषा हाव भाव टकटकी लगाकर लगातार देखना किसका उदाहरण है? संकेत, अमौखिक संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण, कंप्यूटर। टकटकी मौखिक या अमौखिक? अगर हम टकटकी की बात करें तो मौखिक संप्रेषण ही होगा आपका, क्योंकि शारीरिक भाषा हाव भाव और टकटकी लगाकर देखना ही मौखिक संप्रेषण का था। मौखिक संप्रेषण का अर्थ है आमने सामने मौखिक बातचीत करके सूचनाओं का आदान प्रदान करना, और संप्रेषण प्रत्येक व्यक्ति का वार्तालाप के द्वारा ही किया जाता है। क्या है? टकटकी लगाकर देखना। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पाठ्य पुस्तक का मूलभूत मानदंड नहीं है? भाषा शब्द भंडार, भाषा एवं शब्द भंडारण, विषय वस्तु, शैली एवं योजना, मुद्रण एवं जिल्द चढ़ाना। भाषा एवं शब्द भंडारण भी है, विषय वस्तु भी है, शैली योजना। डी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मुद्रण और जिल्द
चढ़ाना किसी पुस्तक का कोई मानदंड नहीं होता। इसके लिए इसमें छात्रों की रुचि, योग्यता, मानसिक स्तर, संवेगात्मक स्तर एवं पृष्ठवृत्ति उसमें अंतर्वस्तु की अनुकूलता, अंतर्वस्तु की सामाजिक उपकरण कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अध्यापिका 5वीं कक्षा के अपने विद्यार्थियों को 6 बाघ को का एक छोटा अनुच्छेद 2 बार सुनने के लिए कहती है। विद्यार्थियों को 4-4 के समूह में सुनने हुए वाक्य को अपने शब्दों में लिखने के लिए कहती है। यह शिक्षण विधि का कौन सा रूप है? रचनात्मक लेखन, श्रावण एवं भाषा लेखन। बार बार कह रही है तो क्या है? रचनात्मक लेखन। श्रावण तो सुनने के लिए नहीं, रचनात्मक लिखने के लिए। तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सटीक है, क्योंकि शिक्षा का माध्यम है बच्चों को रचनात्मक लेखन करवा रही है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति विशेष द्वारा किसी विशेष पर अपने ज्ञान के आधार पर किए गए नए वर्णन, जिसमें कि उसके खुद को और विचार होता रहे। नेक्स्ट। एक अध्यापिका को पता चलता है कि कुछ विद्यार्थी सीखते समय अनुच्छेदों की विस्तृत व्याख्या एवं वाक्य रचना को समझने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। वह उन्हें एक समृद्ध शब्द भंडार देती है और कुछ युक्तियों का सुझाव देकर उनका अभ्यास करवाती है। इस तरह कुछ समय पश्चात उसके विद्यार्थी भाषा सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर कर पाते हैं। अध्यापिका ने यह किस प्रकार का आकलन किया है? निदानात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन, ये योगात्मक आकलन। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो क्या है? भंड देती है और कुछ युक्तियों क्या है? निदानात्मक आकलन। देखिए निदानात्मक आकलन क्या है, ये ऑप्शन सटीक है। शिक्षक के माध्यम से निदानात्मक आकलन करें, क्योंकि निदानात्मक परीक्षण होता है वह परीक्षा है जिसके द्वारा छात्रों को समस्याओं का चयन किया जाता है और इस परीक्षा का माध्यम बहुविकल्पी प्रश्न हो सकते हैं। निदानात्मक आकलन में 19 प्रश्न है। किसी भाषा की परीक्षा टेस्ट का ब्लूप्रिंट तैयार करते समय निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आवश्यक नहीं है? कार्य आवश्यक नहीं है। शिक्षण उद्देश्य को महत्व देना, प्रश्नों के विभिन्न रूपों को महत्व देना। अगर टेस्टिंग ब्लूप्रिंट में शिक्षण उद्देश्य को महत्व देना, प्रश्नों के विभिन्न रूपों को महत्व देना, कठिनाई के स्तर को महत्व देना, ये लेखन की विधि और शैलियों को महत्व देना। अगर हम इसकी बात करें तो सी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सी कठिनाइयों को इसमें कोई महत्व नहीं है। क्योंकि भाषा की परीक्षा के समय शिक्षकों को कठिनाई को किसी भी प्रकार का महत्व नहीं देना चाहिए। भाषा व्यापक भाषा की शिक्षण केवल एक विशेष विषय में होती है, बल्कि भाषा का शिक्षण पाठ्यक्रम के प्रति कार्य के लिए किया जाता है। एक शिक्षक श्यामपट्ट पर स्पष्ट लेखन में कुछ शब्द लिखता है और शिक्षार्थी उन शब्दों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी विधि बरतनी लिखने की इस तकनीक से सहल है? खेल विधि या अभ्यास विधि, ड्रिल, प्रतिलेख विधि या श्रुतिलेख विधि। खेल विधि तो हो नहीं सकता आपका इसमें। अगर हम इसमें बात कर लें तो खेल विधि तो हो नहीं सकता आपका। अभ्यास विधि भी नहीं होता, प्रतिलेखन विधि। सी ऑप्शन की प्रतिलेख विधि क्या है? मतलब इस विधि में शिक्षण श्यामपट्ट पर आगे लिख देता है और छात्र भी लेख का अनुकरण करके सही प्रकार लिखने का पूरा प्रयास करते हैं। लेखन के द्वारा ही बालक अपने भावों अथवा विचारों को प्रकट करता है। नेक्स्ट प्रश्न। एक बालक भाषा के समय निम्नलिखित कठिनाइयाँ अनुभव कर पाता है। नाम तथा अक्षरों के ध्वनि को सीखने में कठिनाई। अच्छा, पहला है आपका नाम तथा अक्षरों के ध्वनि को सीखने में कठिनाई, सही है। ऊंचे स्वर में पढ़ते समय गलतियां करना, ठीक है। शब्दों और वाक्यों को पढ़ते समय दृष्टिबाधिता। लेखन कार्य को पूरा करने में अधिक समय लगना और लगाना। तो लगाने वाला किसके लक्षण प्रदर्शित करता है? ये लक्षण किस प्रकार? वाचल वैफल्य, लेखन वैफल्य, सीखने वैफल्य क्षमता या सीखने का भय, ये किस चीज़ पर दर्शाया जाता है सब? अगर हम इसकी बात कर लें तो ये आपका सीखने में अक्षमता, मतलब सीखने में अक्षमता। क्योंकि देखिए नाम तथा अक्षरों में ध्वनि को सीखने में कठिनाई है, परेशानी हो रही है। ऊंचे स्वर पढ़ते समय गलतियां करना, शब्दों और वाक्यों में पढ़ते समय दृष्टिबाधिता। लेखन कार्य क्या है? ये सीखने में अक्षमता, तो आपका
तीसरा ऑप्शन सही है, क्योंकि दिए गए संदर्भ में बालक सीखने की अक्षमता, क्योंकि आज के शिक्षण के सार्वभौमिकरण के प्रयास के तहत विशेष शिक्षण के संप्रत्य को बल दिया है कि लेकिन लोगों ने अपनी जागरूकता का अभाव और विशिष्ट बालक कौन है और विशिष्टता के बारे में ये सब कहा है, विचार अलग अलग सबके विचार हैं। नेक्स्ट, एक अध्यापिक नकलों पर पाठ पढ़ती है। विद्यार्थी द्वारा मौन पाठ के पश्चात वह उनसे निम्नलिखित प्रश्न कराती है। हजरतगंज में शोर क्यों नहीं था? यह लखनऊ को नवाब का शहर क्यों कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक और दो प्रश्नों की प्रकृति को परिभाषित करता है? कौन सा करता है? पुनरावृत्ति प्रश्न, कालांतरी प्रश्न, परिचयात्मक प्रश्न, बोधात्मक प्रश्न। तो आपका डी ऑप्शन सही है, बोधात्मक प्रश्न, क्योंकि अध्यात्मिक बोधात्मक प्रश्न के माध्यम से बच्चों को अधिगम करा रही है, क्योंकि शिक्षार्थी को पाठ वस्तु या विषय वस्तु का बोध हुआ है। ये उन्हीं के लिए पूर्ण उद्देश्य या बोधात्मक प्रश्न किए जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पाठ का लाभ नहीं है? कौन पाठ का लाभ नहीं है? कौन पाठ का, देखिए, कौन मौन पाठ का लाभ नहीं है? ये विद्यार्थियों की झिझक और संकोच दूर करता है। ये विद्यार्थियों की ऊर्जा बचाता है। ठीक है। विद्यार्थी समाज में चिंतन से आर्थ ग्रहण करते हैं। ये विद्यार्थियों में स्वयं अध्ययन की प्रवृत्ति विकसित करता है। अगर हम इसकी बात कर लें तो आपका कौन सा मौन पाठ नहीं है? तो ये विद्यार्थी की ऊर्जा बचाता है, लाभ नहीं है। अगर इसकी हम लाभ मौन पाठ की बात करें ना, लाभ नहीं है, तो बी ऑप्शन सटीक है, क्योंकि मौन विद्यार्थी की ऊर्जा बचाता है, ये नहीं। बाकी विद्यार्थियों की झिझक और संकोच दूर करता है, ये भी ठीक है। विद्यार्थी समाज में चिंतन अर्थ से ग्रहण करते हैं, क्योंकि लिखित भाषा को पढ़ने की क्रिया को मौन क्रिया को पठन कौशल कहा जाता है। जैसे पुस्तकों पढ़ना, समाचार पत्र को पढ़ना आदि भाषा के संदर्भ में पढ़ने का अर्थ कुछ निम्न होता है। मौन पाठन या पठन का एक प्रकार जिसमें लिखित सामग्री को भी बिना आवाज़ किए भावार्थ को समझते हुए पढ़ना शामिल होता है। मौन पाठन के लाभ इस प्रकार के, देखो, वचन की गति का विकास, नेत्र और मस्तिष्क दोनों सक्रिय हैं, अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास, ये एकीकृत होकर पढ़ने का अभ्यास, या सुबह सद्य की रुचि जागृत करने का अभ्यास। नेक्स्ट, अंग्रेजी भाषा के शिक्षण विधि के संबंध में निम्नलिखित में से कथन पढ़िए। यह शिक्षण पद्धति सर्वप्रथम जर्मनी में प्रारंभ की गई थी। अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए पूरे यूरोप में ये व्यापक रूप से अपनाई गई थी। शिक्षण की इकाई शब्द है, ना कि वाक्य। विषय सामग्री मानक रूप में विकसित की जाती है। अंग्रेजी भाषा के शिक्षण विधि में संबंधित कौन सा कथन पढ़ी है? और इसकी हम बात कर लें तो ये शिक्षण पद्धति सर्वप्रथम जर्मनी में प्रारंभ की गई थी। ये ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। अच्छा, हम इसकी देख लेते हैं, ये भाषा, तो इसकी अगर हम बात करें, अच्छा अभी थोड़ा सा गड़बड़ है इसमें, चलो देख लेते हैं। यह शिक्षण पद्धति सर्वप्रथम जर्मनी में प्रारंभ की गई थी। अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए पूरे यूरोप में यह व्यापक रूप से अपनाई गई थी। शिक्षण की इकाई शब्द, ना कि वाक्य है। विषय सामग्री मानक के रूप में विकसित की जाती है और यह औपचारिक से क्रियात्मक चरणों की ओर हो जाती है। वाक्य रचना व्याख्या करने में वाक्य रचना का सर्वोत्तम उपयोग करती है। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता को दर्शाता है? तो किसको दर्शाता है? दृश्य श्रावण विधि को। पहले ही सही है, दृश्य श्रावण विधि को। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन को पढ़िए, सही का चयन करें। कथन यह कह रहा है, मूल्यांकन का उपकौशल उपागम जो निम्न बिंदुओं पर मदद की जरूरत है। ये अध्यापक की सहज बुद्धि को मापने को परिलक्षित करता है। ठीक है। तर्क कह रहा है, बा ऑप्शन इसमें, लेखन और श्रावण की परीक्षा को कई उपकरणों में बांटा जा सकता है और एकीकृत भाषा परीक्षाओं द्वारा पूरा किया जा सकता है। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ए बी ऑप्शन कह रहा है इसमें, ऑप्शन देख लेते हैं। दोनों ए और बी सही है, और ए
और बा और ए की सही व्याख्या भी करता है। ये सही है आपका, क्योंकि आपका बी ऑप्शन ही बिल्कुल सही, क्योंकि लेखन कौशल की परीक्षा को कई उपकौशलों को बांटा जा सकता है, एकीकृत भाषा परीक्षाओं द्वारा पूरा किया जा सकता है, इसलिए मूल्यांकन का उपकौशल उपागम में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, एक अध्यापक किसी पाठ सामग्री का आधा भाग स्वयं ऊंचे स्वर में पढ़ता है और अपने विद्यार्थियों से कहता है या कहती है कि वे उस काम के अंत को अपने अनुसार पूर्ण करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है? अनुभव आधारित गतिविधि, समूह कार्य, लेखन विधि, अंतबोध आधारित गतिविधि। अगर हम इसकी बात कर लें तो यह अब अंतबोध आधारित गतिविधि, डी ऑप्शन सटीक है, क्योंकि शिक्षण की यह पद्धति अंतबोध आधारित गतिविधि कहलाती है। निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी पद्धति विद्यार्थियों में शब्द भंडार विकसित करने की सर्वोत्तम युक्ति है? समानार्थी व विपरीत शब्दों को याद रखना, या दिए गए संदर्भ में शब्दों के अर्थ का नमूना लगाना, प्रत्येक नए शब्द का अर्थ शब्दकोश में देखना, सभी नए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना। डी ऑप्शन बिल्कुल सटीक है, क्योंकि सभी नए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करने के लिए विकसित किया जाता है या करते हैं। 28वां प्रश्न है, बहुभाषिकता का प्रयोग सह संसाधन के रूप में करना चाहिए। बच्चे बहुत सी भाषाएं सीख सकें, शिक्षक बहुत सी भाषा सिखा सकें, प्रत्येक बच्चे को सुरक्षा में स्वीकृति का एहसास हो, या बच्चे बहुत से भाषाओं में भ्रमित हो जाएं। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो ये आपका प्रत्येक बच्चों को सुरक्षा में स्वीकृत एहसास, मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल आपको सटीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सटीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। कक्षा में विद्यार्थियों को प्राय कहानी सुनाई जानी चाहिए, क्योंकि विद्यार्थियों को मनोरंजन होता है, उनमें नैतिकता शिक्षा मिलती है। या भाषा को अगर हम कहानी सुनाएंगे बच्चों को तो क्या होगा? बच्चों में नैतिक शिक्षा ही मिलेगी, बी ऑप्शन सटीक है, क्योंकि बच्चों को कहानी सुनाने से उनमें नैतिकता का विकास होता है। कहानी लोगों के जीवन का एक अर्थ समझने में मदद करती है और उनके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण कहानियाँ, उनकी जिज्ञासा, उनकी मनोवृत्तियाँ, ये चीज़ बच्चे की बढ़ती है। भाषा अर्जन का अर्थ है, भाषा अर्जन का अर्थ है किसी भाषा की व्याकरण को निर्माण में सीखना, किसी भाषा को अनौपचारिक परिवेश में अनजाने में ही सीख लेना, किसी भाषा को औपचारिक परिवेश में साहस सीखना, या भाषा के बारे में सीखना। भाषा अर्जन का अर्थ है तो क्या है? किसी भाषा को अनौपचारिक परिवेश अनजाने में ही सीख लेना है, बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक, क्योंकि भाषा अर्जन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा मानव भाषा को ग्रहण करने एवं समझने में ही अर्जित करता है, तब बातचीत करके ही वो शब्दों को प्रयोग करता है और वो अनजाने में ही सीख लेता है। कैसे कुछ भाषा क्षेत्र में भाषा होती है उसमें वो सीख जाता है, उसमें कुछ वह सीख जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए शब्दकोश की सहायता मिलेगी? निम्नलिखित किस लिए सहायता मिलेगी? उच्चारण में सुधार करना, शब्दकोश की बात हो रही है, उच्चारण में सुधार करना, या शब्द संपादन में सुधार करना, वर्तनी में सुधार करना, या आपका डी है लिखावट में सुधार करना। क्या है ये कहा है प्रश्न? शब्दकोश में सहायता नहीं मिलेगी, तो किस में नहीं? शब्द उच्चारण में मिलेगी, शब्द संबंध में मिलेगी, वर्तनी में मिलेगी। डी आंसर सटीक है, क्योंकि लिखावट में नहीं मिलेगी। ये आंसर आपको सही है। नेक्स्ट प्रश्न, समग्र भौतिक गति प्रतिक्रिया विधि में अवबोधन विषय का आधार है। समग्र भौतिक प्रतिक्रिया विधि में अवबोधन का विषय का आधार है। श्रावण है, पाठन है, पाचन है, लेखन है। तो इसकी हम बात कर लें, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया विधि में अवबोधन विषय का क्या है? आधार है। तो क्या है? श्रावण। ए ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। जब विद्यार्थी आनंद के लिए पढ़ते हैं, इसका तात्पर्य सरसरी दृष्टि से पाठन, बारीकी से पाठन, गहनता के साथ पाठन है, विस्तार से पाठन। अगर जब सरसरी से पढ़ेंगे बच्चे तो आपका सरसरी दृष्टि से पाठन, ए ऑप्शन ही सटीक है,
क्योंकि जब विद्यार्थी आनंद के लिए पढ़ते हैं तो सरसरी दृष्टि पाठन स्कीमिंग कर रहे हैं, स्कीमिंग कर रहे हैं। भाषा संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण बहुधा देखे जाते हैं, बहुधा देखे जाते हैं एकल भाषा बच्चों में, द्विभाषी बच्चों में, पाठन वैफल्य ग्रासित बच्चों में। सी ऑप्शन बिल्कुल सटीक है, क्योंकि भाषा संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण बहुधा पाठन वैफल्य ग्रासित बच्चों में देखने को मिलता है। पठन वैफल्य, जिसे रीडिंग डिसऑर्डर के रूप में भी जाना जाता है, इसमें सामान्य बुद्धि के बावजूद पढ़ने में परेशानी होती है। नेक्स्ट, भाषा की आधारभूत संरचना आत्मा की इकाई है। स्वाभिनिम, आकृति, मार्फिम, लेखाचित्र या भाषा शिक्षक। तो क्या है? स्वाभिनिम। ये ऑप्शन सटीक है, क्योंकि भाषा की आधारित संरचनात्मक इकाई स्वाभिनिम है। स्वाभिनिम वस्तुओं का एक प्रकार है। ध्वनि, कंपन या आपका विक्षोभ या किसी भी ठोस द्रव्य गैस संचारित, ये सब क्या स्वाभिनिम है। ये क्या, ये सब स्वाभिनिम है। नेक्स्ट, बहुविकल्पी प्रश्न क्लोज परीक्षण निम्नलिखित में से मिलान करो। आदि प्रश्नों के उत्तर करो के उत्तर में जिन्हें हम बहुधा परीक्षाओं में देखते हैं। वस्तुनिष्ठ या पत्र लेखन या आपका मौखिक या निबंध। तो हम मौखिक निबंध तो हो नहीं सकता, तो हमारा ये ऑप्शन सही है, वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ। यदि आप शब्द के सिर्फ समानार्थी और विपरीत जानना चाहते हैं तो आपको किसकी आवश्यकता होगी? किसकी आवश्यकता होगी? शब्दकोश के संकलन की, शब्द समूह या सूची की, या उत्तर निर्देश क्या होगी? संकलन की। क्योंकि शब्द के विपरीत और समानार्थी शब्द के लिए संकलन की जरूरत पड़ती है। शब्द भंडार व संकलित शब्दों का वर्गीकरण का एक आधार है समानार्थी या विरोधार्थी। नेक्स्ट, वर्ग शब्द पहेलियों के भाषा लेखन विधियों को उनकी सुधारने में मदद करता है। मदद करता है किसमें करता है? पाठन में, शब्द संपादन में। तो किसमें? पाठन में। ये ऑप्शन सटीक, क्योंकि वर्ग शब्द पहेलियों के भाषा लेखन विद्यार्थियों को उनकी पठन सुधारने में मदद करता है। क्या? वर्ग शब्द पहेलियों के भाषा लेखन विद्यार्थियों को उनकी सुधारने में मदद करता है। किसमें? पाठन में। क्योंकि पहेली के अंदर व्यक्ति को चतुराई को चुनौती देने से पहले ही प्रश्न होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सुश्री सुधीना कक्षा 1 में भाषा पढ़ाती है। वह अपने विद्यार्थियों को कविता और शिशु गीत पढ़ाना पसंद करती है, जिन्हें विद्यार्थी पहले सुनते हैं और फिर दोहराते हैं। सुश्री सुधीना अपने विद्यार्थियों को वो पुष्ट करा रही है। श्रावण में वाचन, वाचन एवं पाठन। देखिए चीज, सुनीता बच्चों को पढ़ाती है और विद्यार्थी और शिशु को पढ़ाने का पसंद करती है। ये सब क्या है? पहले श्रावण पढ़ाना और फिर वाचन बात करना। दिए गए प्रश्नों के श्रीमती सुधीना बच्चों के श्रावण और वाचन कौशल का विकास कर रही है, क्योंकि किसी भी वाचन सुनने और सुनकर अर्थ एवं हाव भाव समझने की प्रक्रिया श्रावण कौशल करता है। नेक्स्ट, जब कोई शिक्षार्थी भाषा का प्रयोग अपनी भावनाओं, संवेग और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए करती है, वह भाषा का प्रकार का प्रयोग करती है। सृजनात्मक, निर्देशात्मक, व्यंजन और अर्थपूर्ण या विकासात्मक। तो व्यंजन, भाषा के व्यंजन और अर्थपूर्ण प्रकारों का प्रयोग करती है। सी ऑप्शन बिल्कुल सटीक है, क्योंकि जब विद्यार्थी कोई भाषा के प्रयोग अपनी भावनाओं और संवेगों को विचारने में व्यक्त करता है तो उसको व्यंजक अर्थपूर्ण कहा जाता है। श्री जगबीर अपने कक्षा में 2 श्रुतलेख के प्रयोग में अपने विद्यार्थियों की कक्षा में सुधार कर रहा है। लेखन व श्रावण व लेखन का किसका सुधार कर रहा है?
तो श्रावण और लेखन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि पहले श्रावण सुनना फिर लेखन। अनुसार देखिए श्री जगवीर अपनी कक्षा में श्रोत लेख के माध्यम से अपने विद्यार्थियों को श्रावण और लेखन की क्षमता में सुधार कर रहे हैं। क्योंकि श्रावण मतलब कौशल से आज से सही ढंग से सुनने की क्षमता। यह श्रावण शब्द शुरु धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सुनने की क्रिया, जिसे हम बोलते हैं ध्यान पूर्वक सुनना, अध्ययन करना और आदिगम या सीखना करना आदि सब कौशल का अर्थ है। ठीक तरह के काम करने की योग्यता दक्षता दर्शाता है। नेक्स्ट, पाठन। पाठन को प्रभावित करने वाली अधिगम विकलांगता है। लेखन वैफल्य, पाठन। देखिए पाठन को प्रभावित करने वाली अधिगम विकलांगता, तो लेखन वैफल्य या पाठन वैफल्य या गणना वैफल्य। तो अगर पाठन को अधिगमता विकलांगता होगी तो आपका पाठन वैफल्य ही होगा, क्योंकि पाठन वैफल्य से जिसमें रीडिंग, जिसे हम लिखने के लिए रीडिंग डिसऑर्डर या के रूप में भी जानते हैं, सामान्य बुद्धि के बावजूद पढ़ने में भी अक्षमता होती है। ये मस्तिष्क की आंखों में प्राप्त प्रतिविधियों को भी प्रॉब्लम होती है। इससे मस्तिष्क की अक्षमता भी कमी के कारण होता है। सुश्री परवीना की कक्षा में बहुत विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे उनके पीछे पीछे दोहराना शुरू सुश्री परवीना अनुसरण कर रही है। अपनी कक्षा में पुनरावृत्ति ड्रिल का, अपनी कक्षा में वार्तालाप ड्रिल का, अपनी कक्षा में पूरा करने की ड्रिल का। अगर हम इसकी बात करें तो अपनी कक्षा में पुनरावृत्ति ड्रिल का किसका कर रही है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि दिए गए प्रश्न के अनुसार सुश्री परवीना कक्षा में पुनरावृत्ति ड्रिल का प्रयोग कर रही है। पाठन पुनरावृत्ति एक सक्रिय कौशल है जिसमें धारण, मान्यता और जुड़ाव सम्मिलित हैं। विभिन्न प्रकार के पाठन कौशल में व्यापक, गहन की आदि सम्मिलितता की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, अपने कक्षा में विकल्प ड्रिल है। अपनी कक्षा में नहीं, ये नहीं, अपनी कक्षा में 44वां प्रश्न है ये। स्वर पाठन गतिविधि है। स्वर मतलब सुनने के लिए क्या है? पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक है। पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक नहीं है। सी ऑप्शन कह रहा है केवल पढ़ने के उच्च स्तर तक पहुंच गए पाठकों के लिए लाभदायक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सटीक है, क्योंकि स्वर पाठन गतिविधि केवल पठन के उच्च स्तर तक पहुंच गए पाठकों के लिए लाभदायक है। पाठन को लिखित व मुद्रित शब्दों को समझाने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। पाठन अपनी स्मृति से जानकारी को प्रक्रिया करने के लिए भी प्रतीक किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण दिया जाना चाहिए? विद्यार्थी को अधिगम आनंद ले रहे हैं? नहीं। विद्यार्थी पढ़ाई गई अवधारणाओं को समझ नहीं पा रहे हैं? विद्यार्थी अपनी गति में स्वयं अध्ययन करना चाहते हैं? तो उपचारात्मक शिक्षण दिया जाना चाहिए। तो आपका बी ऑप्शन, क्योंकि विद्यार्थी पढ़ाई गई अवधारणा को समझ नहीं पा रहे हैं तो इसलिए उपचारात्मक। देखिए विद्यार्थी दी गई पढ़ाई की अवधारणा को समझ नहीं पा रहे से तो उपचारात्मक शिक्षण प्रक्रिया अपनाई जाती है। बच्चे अगर जो चीज़ हम पढ़ाते हैं अगर बच्चों को समझ में नहीं आती है तो उसको हम कहाँ उपचारात्मक शिक्षण दिया जाना चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण एक प्रकार का शिक्षण है जो अनुदेशात्मक कार्य होता है, जिसमें किसी भी एक विद्यार्थियों के समूह को किसी विशेष या प्रकरण विशेष से संबंधित किसी भी विशेष समस्या या कठिनाई के निवारण हेतु प्रयोग में लाया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य आधार निदानात्मक प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट प्रश्न, चालीसवां प्रश्न आपका, विद्यार्थी केंद्रित कक्षा कौन सी है? विद्यार्थी केंद्रित कक्षा कौन सी है? जिस कक्षा में अध्यापक निर्णय लेते हैं और आत्मनिर्भर होते हैं, या जिस अधिगम का समग्र उत्तरदायित्व अध्यापक पर होता है? नहीं, ये तो नहीं। जिसमें विद्यार्थियों की बहुत कम संख्या पर ध्यान दिया जाता है? ये भी नहीं हो सकता। जिसमें विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान और अनुभव को शामिल किया जाता है? ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, जिसमें विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभव को शामिल किया जाता है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सटीक है, क्योंकि विद्यार्थी केंद्रीय पाठ्यक्रम शैक्षणिक बच्चों को केंद्र में रखता है और शिक्षार्थी के अनुभव और ज़रूरतों को प्रधानता देता है। शिक्षार्थी केंद्रीय शिक्षण के लक्षण या अन्वेषण, अवलोकन और जांच के महत्व का बल देता है।
यह अधिगमकर्ताओं की क्षमताओं, योग्यताओं और सीखने को शैलियों को ध्यान में रखता है। यह अनुभवनात्मक अधिगम समस्या समाधान, अवधारणा, मानचित्र और रचनात्मक लेखन विधि का उपयोग करता है। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण में समावेशन से क्या आशय है? इसमें शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए अध्यापक व्यापारिक युक्तियों को अपनाते हैं। इसमें विद्यार्थी शिक्षा के सभी घटक शामिल हैं, जैसे कि बुनियादी संरचना, आर्थिक संसाधन, विद्यालय समुदायों का सृजन। ताकि अगर इसकी हम बात करें जिसमें विद्यार्थी शिक्षक घटक शामिल हैं, तो ये हमारे बी आंसर बिल्कुल सटीक है। क्योंकि भाषा शिक्षण में समावेश से तात्पर्य है इसमें विद्यार्थियों की असमताओं को ध्यान में रखते हुए अध्यापक व्यापारिक युक्तियों को अपनाते हैं। समावेशी शिक्षा एक प्रकार की ऐसी ही शिक्षा प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी भेदभाव या अंतर के समाज को प्रत्येक वर्ग में शिक्षा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट, भाषा अध्यापक शिक्षा में विमर्श, चिंतन, मनन से क्या तात्पर्य है? सचेत प्रयोगित एक रूप से सिद्ध विचार है। यह मूल्यांकन समस्या समाधान के वे पहलू जो नवीन अंतर्दृष्टि तथा समाज प्रदान करते हैं। इसमें सामान्य संज्ञानात्मक योग्यता, कंठस्थ, कारण और दोहराना आधारित अभ्यास शामिल है। अगर हम इसकी बात कर लें तो मूल्यांकन समस्या समाधान वे पहलू हैं जो नवीन अंतर्दृष्टि तथा समाज प्रदान करते हैं। तो ए और बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक है इसका। क्योंकि भाषा की कक्षा में अध्यापक की भूमिका चिंतन, मनन और विचार विमर्श के संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि भाषा की कक्षा में रोचक बनाने में उसका खुद का अध्ययन या खुद का अनुभव मददगार होता है और उसे इस संबंध में जितनी भी जानकारी होंगी वह खुद नई चीज़ों को सीखने और संदर्भ के साथ भाषा को जोड़ते हुए बच्चों को सामने रख सकेगा। बच्चों को सीखने में बहुत आनंद और सहूलियत होती है उसमें। नेक्स्ट प्रश्न, शोएब ने भूतकाल की अवधारणा समझने के लिए एक पाठ्य सामग्री का प्रयोग किया। उसने उदाहरण दिया है विद्यार्थियों को नियम समझना और नियमों का अभ्यास करवाना, फिर भी विद्यार्थी अच्छी तरह से अभ्यास कार्य नहीं कर पा रहे हैं। स्वयं के लिए नीचे दिए गए सुझावों में से कौन सा गलत सुझाव को चिन्हित करें। विद्यार्थियों को अच्छी तरह से संप्रेषित करें और उन्हें अक्सर अभ्यास करने के अवसर दें। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते रहें और उनके स्तर को ध्यान में रखते हुए समझते रहें। अच्छा, कक्षा में ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाएं और विद्यार्थियों को बार बार सुनने के लिए कहें। अच्छा, व्याकरण सीखने के लिए सामूहिक रूप से ड्रिल करवाएं। अगर हम इसकी प्रश्न की बात कर लें, नहीं, इसमें कहा कि गलत सुझाव। तो कक्षा में अगर हम इसकी बात कर लें तो आपका कौन सा प्रश्न सही है? सी ऑप्शन, क्योंकि गलत सुझाव पूछा इन्होंने। सी ऑप्शन ये हमारा गलत है और यही आंसर इसका सही है। क्योंकि पूछा कि कक्षा में ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाए और शिक्षार्थियों को बार बार सोने के लिए कहें, ये नहीं हो सकता। यही आंसर इसका गलत है ये। नेक्स्ट, बाकी सारे ऑप्शन इसमें सही हैं। 50वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य सामग्री आधारित व्याकरण पाठों के संदर्भ में सही नहीं है? पाठ्य सामग्री आधारित व्याकरण के पाठ व्याकरण के बिंदुओं के सभी प्रयोगों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं। पाठ्य सामग्री आधारित पाठ में निर्देशित खोजबीन उपागम का अनुसरण करते हैं, जिसमें विद्यार्थी स्वयं भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पाठ्य सामग्री आधारित व्याकरण पाठों की योजना बनाते समय अध्यापक को स्वयं अपनी ओर से सामग्री सराजित करानी चाहिए। क्या सराजित करानी चाहिए? डी ऑप्शन देखते हैं। इन पाठकों में सुव्यक्त व्याकरण शिक्षण होता है और शिक्षार्थियों के लिए नियमों का वर्णन भी शामिल है। अगर हम इसकी बात कर लें तो सी आंसर बिल्कुल गलत है। सी आंसर इसका सही है, क्योंकि पाठ्य सामग्री आधारित व्याकरण पाठों की योजना बनाते समय अध्यापक को स्वयं अपनी ओर से सामग्री को शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले से ही व्याकरण के लिए सटीक सामग्री शामिल होती है।
अतः इसमें अध्यापक की कोई अलग से भूमिका नहीं होनी चाहिए। दोस्तों ये रहे आपके 50 प्रश्न हमने हिंदी पेडागोजी के कराए। ये प्रश्न बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। देखिए हिंदी पेडागोजी बहुत ही महत्वपूर्ण है, मतलब बहुत ही इजी है, सिर्फ थोड़ा सा समझना है। उसमें 15 नंबर आप फ्री के पालोगे, 15 पेडागोजी के, 15 CDB पेडागोजी, 15 इनवार पेडागोजी, 15 मैथ के पेडागोजी, 15 आपका संस्कृत या इंग्लिश के पेडागोजी है। तो ये क्या है, 75 तो हमारे पेडागोजी बन गए। सीटेट बहुत ईजी है, क्लियर। फिर थोड़ा सा समझना है आपको कोऑपरेट करना है, क्योंकि आपको इस बार सीटेट क्लियर करना है। भाई हम आपसे यही अनुरोध करेंगे, जो भी समस्या है हमें कमेंट बॉक्स में या हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, पूछ सकते हैं। जो भी आपके समझ में नहीं आ रहा, टेलीग्राम का चैनल हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। हम आपके लिए पूरी हेल्प कराएंगे। बाय दोस्तों, टेक केयर, गुड नाइट, अपना ख्याल रखना।